नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक नमस्कार। साहब से अभी जब हम लोग जुड़े तो हमने कहा अशोक साहब अब तो इतनी चीजें हो रही हैं, रोज इतनी चीजें हो रही हैं, किसको किसको क्या बात करें क्या बात नहीं करें, क्योंकि शायद ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है कि मूल मुद्दों को छोड़ के आप कुछ इतना उलझाए रखो कि सब आदमी उसी में फंसा रहे। खैर, कल का एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। हरियाणा की में चेंज ऑफ लीडरशिप, और चेंज ऑफ लीडरशिप नहीं, हरियाणा में जो जेजेपी इनके साथ के दुष्यंत चौटाला थे, उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया कि अब आप अपने घर रहिए, आपका काम जितना लेना था वो अब हमारा हो गया, अब आप घर बैठिए। अ, ये अशोक भाई ये क्या है? परसों मोदी जी इतनी तारीफ करते हैं, अब तो यही है कि पुलिस वालों के लिए कहा जाता है कि उसकी दोस्ती दुश्मनी दोनों खराब है, तो मोदी जी की दोस्ती दुश्मनी शायद दोनों ही खराब है। मुझे उनकी लगता है कटक मोदी जी की दुश्मनी तो ठीक है, क्योंकि मोदी जी। जी हम कम से कम जानते तो है कि मोदी जी दुश्मन है। मोदी जी की दोस्ती बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कब ऐसा ही वो कल कह रहे थे कि मैं एक दरी पे सोते थे, वो मोटरसाइकिल चलाते थे, पीछे मैं बैठा करता था। हाँ, ऐसी ही बात वाघेला जी भी कह रहे थे, शंकर सिंह वाघेला, कि मैं मोटरसाइकिल चलाता था, पीछे ये बैठते थे। आजकल वाघेला जी तो मोटरसाइकिल चलाने वाले गायब है। और तो आप अक्सर देखिए मोदी जी की जहाँ दोस्ती है वो सरकार चलाने वाले गायब है, मोटरसाइकिल चलाने वाले गायब है, दरी पे सोने वाले गायब है, क्योंकि मोदी जी किसी को स्पेस नहीं देते। मोदी जी अरे स्वयं अडवाणी जी भी को गायब कर दिया अडवाणी जी भी गायब है। तो ऐसे कई मतलब लिस्ट देखा जाए तो रात शाम तक हो जाएगी बात करते करते। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है आनंद जी ये बहुत पिछले 6 महीने से इसमें शुरुआत थी। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने तो ये बात पब्लिकली कही थी कि चुनाव आने दीजिए, ये लोग अलग हो जाएंगे और फिर आपके पास रोना रोने आएंगे, क्योंकि ये बात बड़ी ऑब्वियस थी खासकर हरियाणा में कि इस बार वहां पे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। भले ही पिछली बार वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन इस बार अ, जो लहर मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर है वो बिल्कुल दोनों सरकार का नॉन परफॉर्मेंस, किसानों का आंदोलन और कांग्रेस की सक्रियता। कांग्रेस वहां पे हुड्डा जी लगातार लगे हुए हैं और अल्टीमेटली हुड्डा जी के हाथ में ही देना होगा, क्योंकि बाकी जो शैलजा हो गई या सुरजेवाला हो गए, ये पैरा ट्रूपर्स है, ये इनकी कोई निजी कोई इनकी वक्त नहीं है। ये केंद्र ने हाथ रख दिया, हाईकमान ने हाथ रख दिया, इसलिए बड़े हो गए कि अपने बलबूते पे नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्हें कांग्रेस का वो वोट बांटना था। तो यदि जेजेपी और बीजेपी साथ में ही चुनाव में जाते, भले ही जेजेपी मांग रही थी वहां सीट, लेकिन क्यों मांग रही थी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अ, वहीं 10 की 10 सीट बीजेपी के पास थी, तो जेजेपी का तो कोई बनता नहीं वैसा देखा जाए तो सीट मांगना। फिर भी उन्होंने कोई प्रेस भी नहीं किया, बस कोई उसके बाद ट्वीट नहीं हुआ, कोई दुष्यंत चौटाला की तरफ से, कोई उनके पार्टी की तरफ से कोई कि हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, हमको उपयोग ले लिया, कोई कोई वक्तव्य नहीं। ये सब मिली जुली थी कि अपोजिशन का वोट यदि नहीं बटता है तो बीजेपी की 10 सीटें जाती है वहां पे खासकर। तो वो सीटें बचानी है, यदि 10 सीट आपको बचानी है तो आपको अपोजिशन का वोट स्प्लिट करना होगा। तो कांग्रेस अपोजिशन के लिए 2 जगह करनी होगी, तो ये दुष्यंत चौटाला भी अब पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये भी 10 उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा में, कांग्रेस भी उतारेगी 10 उम्मीदवार, मतलब एक आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया तो बाकी बाकी जगह पे बीजेपी लड़ेगी। और उनका यही है कि सामने का यदि वोट स्प्लिट होता है तो देना। दूसरी बात, ये मोदी जी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये कोई नई बात नहीं। वो अक्सर क्या करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो उनके प्रति विरोध होता है, सरकार के प्रति विरोध, सरकार ने वादे पूरे नहीं किया इसलिए विरोध, ये जो गारंटी गारंटी का बकवास हम सुन रहे हैं सुबह से शाम तक, ये वाकई खालिज बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। मुझे ताज्जुब लग रहा था कई बार लोग, नेता हमारे, मतलब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो रखो आप, आपने कह दिया कि बॉर्डर पे कभी पुरानी सरकारों ने खर्चा ही नहीं किया, बॉर्डर को दुर्लक्षित किया। अरे भाई, पुरानी सरकारों ने जो काम कर दिया है आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 2-2 युद्ध झेले हैं उन्होंने, युद्ध किए हैं। आप तो चाइना अंदर घुस गया तो वो जमीन दे के वापस आ गए आप, वो वहां बात नहीं करते आप। कम से कम पुरानी सरकार ने चाइना से यदि हारे हैं युद्ध तो एक्सेप्ट तो किया, दिल पे तो लिया। आप तो इतने बेदिल इंसान हो कि आप चाइना जमीन हड़प गई आपकी और आप
पहले कहते हो चाइना आया ही नहीं, फिर कहते हो वापस गया, अरे आया ही नहीं तो गया कहाँ से, फिर वापस भी पूरा नहीं गया, जमीन दबा गया। भारत की जो गोचर की जमीन थी लद्दाख की, वो उसमें चली गई, नो मैंस लैंड में चली गई। अब हमारे गाय भैंसों को चराने के लिए आर्मी कहती कि हम प्रोटेक्शन देंगे। अरे जब खुले जा रहे थे बेचारे, अपनी धरती थी, भारत भूमि थी, नहीं इसमें बात करने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल वाहियात बातें होती है कि कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अरे आप यदि आज चांद पे किसी को भेज रहे हो, या अग्नि 5 आपने मिसाइल जो आज उसका किया, तो ये अग्नि 1 भी हुआ होगा, अग्नि 2 भी हुआ होगा, एकदम अग्नि 5 नहीं होता है। आप कहते हो कि मैंने रेल ट्रैक करे, पर नहीं, रेल ट्रैक का डीपीआर भी बना होगा। 2014 से यदि काम चालू हो गया, या कोई काम आपने चालू किया और अगली सरकार यदि आपकी नहीं हुई, उस सरकार ने उद्घाटन किया, तो ये थोड़ी बोलेगा कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये उद्घाटन करने वाला जो टनल है 3 महीने में ही मैंने बनाया। तो ये क्योंकि पुरानी सरकारों को बार बार आप नाकारा साबित इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप अकार्यक्षम हैं, आप नाकारा हैं। तो जब अपनी गलती छुपाने के लिए आप दूसरे को बार बार गलत कहते हैं, तो ऐसा भी ये एंटी इनकम्बेंसी का भी ऐसा है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कॉइन किया था, उन्होंने कहा पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, मैं अकेला आदमी हूं जो प्रो इनकम्बेंसी है। गुजरात में जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोले एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी के लिए लोग वोट देते हैं। अब ये कौन बताए इनको कि आप प्रो इनकम्बेंसी के प्रोडक्ट नहीं हो। आपने एंटी इनकम्बेंसी अपने एमएलए के सर पे उतार दी, एमएलए बदल दिए, पूरी सरकारी बदल दी। अब भैया खट्टर लायक नहीं थे तो इतने दिन क्यों हरियाणा पे थोपा तुमने? इतने साल लगे आपको समझने में कि खट्टर लायक नहीं, अब ये सैनी उठा के लाए हो। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नाम पे ये कई जगह पे ऐसी खटछाट करते हैं और अपने आप को पाक साफ बताते हैं। तो ये दो इनका पर्पज सॉल्व था। अच्छा, दूसरी बात देखिए, टेक्निकल है, मैं दर्शकों को बिल्कुल इजीली समझाना चाहता हूं कि जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद जेजेपी एक पत्र देता गवर्नर को कि हमने समर्थन वापस ले लिया। विपक्ष चिल्लाता कि सरकार अल्पमत में आ गई। गवर्नर सरकार को कहती कि आप विश्वास का मत हासिल कीजिए। सरकार के पास आंकड़ा था, सरकार ने विश्वास का मत हासिल कर कंटिन्यू करना था। सरकार को रिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको 20 का बलि लेना था, आपको खट्टर का बलि लेना था, तो आपने इस्तीफा दिलवाया और तुरंत आपने फिर सरकार बनाई। आपको क्या करना था? ये लोग इस्तीफा दे के गए, इनके मंत्रियों को निकाल देना था गवर्नर को बोल के, ये मंत्रियों को निकाल देते हैं, या वो मंत्री रिजाइन करते, आप उनको कहते कि इस्तीफा दे दो, नए मंत्री इंडक्ट करते। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अल्पमत में थी ही नहीं। सरकार के पास 48 का आंकड़ा है, सरकार आंकड़ा लेके चल रही है अभी। तो इनको कईयों का बलि लेना था। मोदी जी का और उनके सलाहकारों का आईक्यू इतना लो लेवल का है कि खट्टर अकार्यक्षम है, ये समझने में उनको 9 साल लगे। जी। अच्छा, ये अशोक भाई, प्रॉब्लम है मोदी जी का। मोदी जी को ये समझने में कि शिवराज सिंह चौहान, ये समझने में कि गडकरी, ये समझने में वसुंधरा, ये समझने में रमन, ये समझने में सुशील मोदी, और खुद के राज्य में, गृह राज्य में, गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट 4 साल तक ना, मतलब जो लायक नहीं है उन्हें नालायक कहते हैं। कोई गाली के तहत नहीं मैं कहता हूं, नालायक लोगों की कैबिनेट गुजरात पे थोपी गई थी, जो बाद में मोदी जी ने रियलाइज किया और उनको पूरा चेंज किया। तो ये एक्सरसाइज एंटी इनकम्बेंसी लोगों को बेवकूफ बनाने की है। ये देखिए, खट्टर साहब को तो हमने निकाल दिया, उनकी प्रति नाराजगी थी ना, उनको निकाल दिया, अब हमको वोट दो। अब हम सैनी को लाए हैं। सैनी कितने बड़े नेता है, उनकी पत्नी चौथे नंबर पे आई जिला परिषद में चुनाव में। तो कुल मिला के 6 सीटें ऐसी है, हिसार, सिरसा, अंबाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र और भिवानी, ये 6 सीटें हैं
जो बहुत बहुत मुश्किल में है बीजेपी के लिए अभी भी, ये परिवर्तन होने के बाद। बाकी 4 सीटें जो अब बची हुई है, जिसमें गुरुग्राम भी है, जिसमें आपका फरीदाबाद भी आता है, यहाँ कांटे की टक्कर है, ये मैं मानता हूँ। ऐसी स्थिति में इनके पास कोई चारा नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी थोप दो इनके सर पे और आगे बढ़ो, और वही उन्होंने किया। तो अशोक भाई मैं हरियाणा एक का चीज, एक्सपेरिमेंट, हरियाणा का ये जो नाटक का मंचन हुआ आनंद जी, ये एक फिर से एक बार रेखांकित करता है कि 370 के नहीं 270 के लाले पड़े। जी मैं 370 एक, की बात होती तो ये हरियाणा का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी। अशोक अशोक भाई मैं एक सूचना दे दूं और दूसरा एक प्रश्न कर लूं। जो आपने जब हाँ। चीन की बात उठाई थी तो उससे ज्यादा एक कष्टकारी यह है कि मेजर शैतान सिंह का जो स्मारक था उसको हम्म। आपने ढकेल दिया और उसको बफर जोन में ले आए, मतलब, और ये हरियाणा से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो रेवाड़ी के वो जो अहिर रेजिमेंट थी उसने वहां शहादत दी थी। खैर, मेरा दूसरा एक और प्रश्न है, इसी से छोटा सा प्रश्न है। ये दुष्यंत चौटाला को इनको लग रहा है डिवीजन हो जाएगा, ये जयंत चौधरी को अपने साथ लाए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात अशोक भाई बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, जयंत चौधरी को इस समय जो स्विच ओवर किए हैं उससे उन्होंने अपनी जमीन खो दी है। जयंत चौधरी को आज मुश्किल हो रही है अपनी जमीन पाना। मुझे कहीं लगता है कि जो जाट वोट है, जो बीजेपी ये मान के चल रही है कि जाट तो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, जाट भी ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर ये कहिएगा मेरे साथ रहेगा तो उसका अगर दिमाग पे वो दमखम के साथ रहेगा, तो हरियाणा में जाटों को इस समय देख आहत है, उनको लग रहा है कि हमारी सुनी नहीं जा रही। इस पे एक बहुत छोटी देखिए, टिप्पणी, जाट वोट और जयंत आज चौधरी जाट, देखिए बाय एंड लार्ज जाट कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है। अब हाल ही में पंजाब का जो पंजाब के किसान जो आए, और जहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे उनको रोका गया, और जिस हिसाब से हरियाणा पुलिस ने अंदर घुस के, पंजाब के क्षेत्र में घुस के उन पे गोलीबारी करी, एक लड़का शहीद हुआ। उसके बाद जितनी खाप पंचायतें हैं हरियाणा की, उनने जिस हिसाब से बड़ी बड़ी पंचायतें करके इस सरकार का निषेध किया और किसान भाइयों को साथ देने की बात की, ये कई बातें इस बात को मतलब इंगित करती है कि लोग खुश नहीं है, लोग दुखी है। कई चीजें हैं कि जिसका जो रिएक्शन है वो वोटिंग मशीन में, ईवीएम में निकल के आएगा बाहर, जब बटन दबाना होगा। तो ये वो लोग जानते हैं। इसलिए जाटों का वोट स्प्लिट करो, यदि जाट अपने साथ नहीं है तो। यदि बीजेपी के साथ जाट होते तो इनको इतना एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। जेपीपी को नहीं मिलता भाई, कई लोग हैं जिनको राज्य में नहीं मिलता। अब जैन को 2 ही सीटें दी, अब 2 पे ही जैन खुश है, क्योंकि जैन को पता था कि इससे ज्यादा लूंगा तो मेरी औकात ही नहीं है, ये 2 ही जितवाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन इन 2 सीटों के लिए एक भारत रत्न देना पड़ा। नांदेड़ की एक सीट जो बीजेपी के पास ऑलरेडी थी महाराष्ट्र में, वो सीट बचाने के लिए आपको एक राज्यसभा देनी पड़ी अशोक चौहान। ये जो डील एक एक सीट की इतनी महंगी हो रही है, इसका मतलब आपको एक एक सीट चाहिए। और एक एक सीट की मारामारी क्यों है? क्योंकि आपको 272 सीटें चाहिए। आपको अपने बलबूते पे सरकार चाहिए। आपको मिली जुली सरकार मोदी जी चला ही नहीं सकते। मोदी जी का वो टेम्परामेंट ही नहीं है मिली जुली सरकार चलाने का। जी, जी। अशोक भाई एक, अब इसी से एक दूसरा, क्योंकि मोदी जी ने परसों, आप भी थे, इतना हल्ला मचा, मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू किया, मोदी जी कुछ अनाउंस करने वाले, आने वाले हैं, आने वाले हैं। अब कुछ लोग अपने गिनने लगे, मेरे कुछ दोस्तों का फोन आया कि 500 के नोट तो बंद हो रहा है, कोई कहने लगा कि फलाना हो रहा है। अल्टीमेटली मोदी जी ने पहले अपने अनाउंसमेंट किया कि ट्विटर पे कि अग्नि 5 का उन्होंने बधाई दी, और जो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ वो सीएनआरसी का हुआ, और उसी दिन चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी फैसला आया था। पहले सीएनआरसी आपसे समझ लें, ये एक नी जर्क एक्शन है और इसको केवल हिंदू मुस्लिम करने का ही कारण है कि और कुछ भी है इसके पीछे? नहीं, मुझे लगता है इसको हिंदू मुस्लिम करने का ही कारण है। अब बता देता हूँ कि ऐसे कई मुसलमान हैं इस देश से बाहर चले गए और रिग्रेट भी करते हैं। यदि उनको वापस आना चाहिए। ऐसे कई मुस्लिम हैं कि जो बंगाल में नहीं रहना चाहते। वो बंगाल का डिवीजन होने के पहले हिंदुस्तान में ही थे। तो वो तो बाद में पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश बना। वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना और फिर बाद में ईस्टर्न पाकिस्तान का बांग्लादेश बना। वो लोग आना चाहेंगे मुस्लिम, तो उनको आप क्यों रोकेंगे? आने के वापस नहीं। और एक मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मैं आज पहली बार शायद ये मैं दर्शकों के सामने कहीं बोल रहा हूँ कि जब पानीपत का युद्ध हुआ मराठों का,
तो अब्दाली के साथ बहुत सारे लोगों को अब्दाली गुलाम करके ले गया। उसमें से बहुत सारे लोगों को पंजाब के लोगों ने, जब अब्दाली वापस जा रहा था अफगान, तब हमला करके कुछ लोगों को छुड़वाया। लेकिन बहुत सारे लोग मराठे अफगानिस्तान गए। अब देखिए, वो मराठे थे जो गए, हिंदू थे, वो हिंदू थे हार्डकोर, कि जो पुणे से, महाराष्ट्र से, पानीपत अब्दाली से लड़ने आए थे, क्योंकि अब्दाली ने हिंदुस्तान पे हमला किया था। तो वो तो सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक लोग थे। अब दुर्भाग्य से हार गए तो गुलाम बन के चले गए। अब उनकी पीढ़ियां हैं, ऐसी कई कम्युनिटी है वहां पे, कि जो आज भी अपने आप को मराठा मुसलमान समझते हैं, अफगानिस्तान में है। यदि उनमें से कोई वापस आना चाहता है तो क्या गलती की उसने? भाई, उसके फोर फादर्स को गुलाम बन के लाया, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, फिर वो वहां पे काम करने लगे, फिर कुछ पीढ़ियों के बाद वो फ्री हुए, अब वो वहां सेटल हो गए। वो यदि अपने वतन वापस आना चाहते हैं तो आप मात्र वो मुसलमान है इसलिए आप नहीं करेंगे उनको? सवाल ये है। बाकी ये सरलीकरण है, जो हिंदू आना चाहते हैं वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदू कल कनाडा के कुछ वहां पे गैंगस्टर पकड़े जाए, वो बोले कि हमको इंडिया में पनाह चाहिए, तो रूट वो भी हो सकता है क्या? अवांछित लोग भी आ सकते हैं क्या? लेकिन आप बाय एंड लार्ज इसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लोग खुश है, आरती देख रहे रोज सुबह दूरदर्शन पर, लोग राम जी को हाथ से नमस्कार कर रहे हैं। अब राम जी का क्रेडिट लेना, ये कितना उनको लगा कि चुनाव में इससे ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, फिर नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, और फिर बार बार मोदी की गारंटी। मतलब आज कई बार हास्यास्पद इतना लगता है कि अमित शाह जी ने, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, अमित शाह जी ने एक भाषण में कहा कि आयाराम गयाराम संस्कृति जो थी वो मोदी जी ने बंद कर दी। अरे भाई साहब, इन 2014 से लेके 11-12 सरकारें आयाराम गयाराम पे टिकी हुई है और आप कहते हो कि आपकी सरकार की बुनियाद कर्नाटक में, आपकी बुनियाद गोवा में, आपकी बुनियाद मणिपुर में, आपकी बुनियाद आयाराम गयाराम, मध्य प्रदेश में आपकी बुनियाद आयाराम गयाराम पे टिकी थी, राजस्थान में आपने आयाराम गयाराम का प्रयास किया। ऐसे कई आयाराम गयाराम आना जाना कर रहे हैं बिहार और यूपी में। ऐसा कौन सा राज्य है? आप गुजरात, जो आपका होम स्टेट है, वहां पे भी कांग्रेस के कितने लोग भरे? आयाराम गयाराम नहीं तो क्या है? जी, जी। मतलब आप इतना ब्लंटली झूठ बोलते हैं, कितना मतदाताओं को मूर्ख समझते हैं। मैं अशोक भाई, अब एक एक इम्पॉर्टेंट चीज और हुई है और जिसमें लोगों का बहुत रुचि है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हुआ है। और उस दिन मतलब उस दिन जब ये जजमेंट उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब एसबीआई ने नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पांचों जज मन बना के आए थे कि इसमें कोई कोई सुनने, क्योंकि जिस तरह से पांचों लोगों ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक लंबा ऑर्डर लिखवाया और उस ऑर्डर में स्कोप कहीं नहीं छोड़ा कि आप इसमें से भाग पाए। टाइम बाउंड, टाइम लाइन तक दी, 5 बजे तक, वर्किंग आवर्स, इतने तारीख तक। इसका रिपरकशंस आपको क्या लगता है? हालांकि उन्होंने लिस्ट दी है, उस लिस्ट को वो करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, को अपनी साइट पे अब तो लोड करना ही पड़ेगा। इसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, इसका फर्क पड़ेगा। किस कारपोरेट सेक्टर ने बॉन्ड खरीदे, कम से कम ये आ जाएगा। कौन से शेल कंपनीज थी जो रातों रात कंपनी बनी और उन्होंने बॉन्ड खरीदे? विदेशी चाइनीज कंपनी से कितना चंदा आया? बाकी विदेशी कंपनियां क्या है जो देश को आर्म्स बेच रहे हैं, वो लोग चंदा दे रहे हैं क्या? और यदि कोई आर्म्स हमारे देश को बेच रहे हैं और वो यदि देश के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए तो नहीं खरीदे, वो तो सत्ता पक्ष में ही एक रिश्वत का ही जरिया था। जो सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहता है कि एक रिश्वत का ही जरिया है ये, मतलब ये जो बंद किए बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन हास्यास्पद ये है कि मुझे तो लगता है कि एसबीआई के चेयरमैन को प्रोसिक्यूट करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में आपने एक फ्रॉडुलेंट, गलत, झूठा एफिडेविट दिया। आपने एफिडेविट दिया कि हमको 4 महीने चाहिए। आपने एफिडेविट दिया कि ये जो कागज है ये सब लिफाफे में सील बंद है और इसको सेट बनाने पड़ेंगे, हमको 4200 सेट बनाने पड़ेंगे। और अभी जो चर्चा, जो कुछ बात, जो खबरें आई हैं, खबरें ये है कि
इन्होंने सीधा डिजिटल ट्रांसफर किया है, डिजिटल फॉर्मेट में ही दिया है। तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हमको 15 तारीख को हम लोड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा हार्ड कॉपी में नहीं आया जो हमको की इन करना पड़ेगा। तो आपके पास डाटा था, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला 1 दिन के अंदर दे दो, और आपने देना शुरू कर दिया। तो आप रोक क्यों रहे थे? आपने सर्वोच्च न्यायालय में झूठा एफिडेविट क्यों दिया? मतलब इससे ज्यादा आप सर्वोच्च न्यायालय देश का जो अंतिम स्टेप है, जहां पे अंतिम जगह है, जहां न्याय की आखिरी गुहार लेके आदमी जाता है, उस ताकतवर संविधान मतलब जो पीठ बैठा है, उनको भी आप अफिडेविट सबमिट करते हैं झूठा। और यदि वो अफिडेविट झूठा नहीं होता तो फिर रातों रात जो काम आप कर सकते थे उसके लिए 4 महीने क्यों मांग रहे थे? क्या आप जनता से छुपा रहे थे? सवाल यह है, छुपा क्यों रहे? डर किस बात का? जब मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचार से लड़ने की, तो आपने चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया। शर्म किस बात की है बताने में कि किससे लिया? ऐसा क्या है उन नामों में? क्या आपको शर्म आ रही है? बाकी जगह तो बेशरम पना की तो इंतहा करते हैं आप, और यहां बड़े शर्मिले हो रहे हैं। क्या कारण है? ये सामने आएगा। इसका तो मैं और कहता हूं, जब सरकारें बदलेगी, केंद्र में जिस दिन सरकार बदलेगी, आनंद जी, आपको ये भी पता पड़ेगा किस कंपनी ने किसको दिया, क्योंकि उस बॉन्ड पे एक नंबर भी होता है। जी जी जी। और सब पता पड़ जाएगा कि किसने किस डील के लिए, किस पॉलिसी बदलाव के लिए इनकम टैक्स की रेड हो गई। कुछ 30 कंपनियों का तो डाटा बाहर आ गया है। कई पोर्टल्स ने उसको स्क्रूटिनाइज किया है, विश्लेषित किया है कि आप पे इनकम टैक्स की रेड हुई, आपने चंदा दिया, उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। आप पे ईडी की रेड हुई, आपने चंदा दिया, उसके बाद आप पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिसने चंदा दिया वो जीवन में कभी चंदा दिया ही नहीं उसने, जी। पहला और आखिरी पॉलिटिकल चंदा है। तो ये पहले तो ये लग रहा था कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से हाका लगवाते हैं एमएलए और एमपी तोड़ने के लिए, ताकि सरकारें अस्थिर हो जाए, इनकी सरकारें बने। लेकिन अब तो ये चंदा उगाही का मुझे एक्सटॉर्शन का रैकेट हो गया। ये तो पहले ईडी की रेड करवाओ, इनकम टैक्स की रेड करवाओ। तो एक्सटॉर्शनिस्ट कौन है? क्या ये सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां यही धंधा कर रही है सरकार के लिए? तो फिर लालू का जंगल राज तो मुझे सबसे बड़ा जंगल राज तो मोदी जी का जंगल राज दिखता है। जी जी जी। मैं अशोक भाई इसमें एक और चीज बता दूं लोगों को, यह है, देखिए ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा किसका क्या है, क्योंकि हर बार ये 4 बार विंडो खुलती है। हर बॉन्ड की 15 दिन की वैलिडिटी होती है। तो मोटे तौर पे 95-96% आपको समझ आ जाएगा किसका पैसा कहाँ गया है। वो जितना भी कहना चाहें, क्योंकि ये बता ही रहे हैं, ये तो बताना है कि किसने खरीदा, और इधर ये बताना है किसने भुनाया। अब वो रिलेशनशिप तो मेरे ख्याल में वो भले ही टाइम लगे, लेकिन 95 से 96%। दिखती है ना सर। इनकम टैक्स की रेड हो गई, 1 महीने में आपने कॉल ऑफ किया, मतलब 1 महीने में उसने चंदा जमा खरीदा, बॉन्ड खरीदे। किसके लिए खरीदे? जो इनकम टैक्स से पीड़ित है वो जुगाड़ ढूंढता है सेटलमेंट का। जब जुगाड़ ढूंढ रहा है सेटलमेंट का, ऐसे में क्या कर रहे हो आप उनसे पैसे लेके उसके बाद, या तो मैं मानूं कि फिर वो प्रोसिक्यूट भी हुए, उन्होंने चंदा देने के बाद भी, बॉन्ड खरीद के देने के बाद भी जेल में है वो लोग। लेकिन उन्होंने इधर से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड जमा किए, कामकाज रुक गया, अपने धंधे पे लग गए बेचारे। इनकम टैक्स सीबीआई ने नमस्ते करना शुरू कर दिया। एक जोक आता है मार्केट में कि एक गाड़ी से 4-5 लोग उतरते हैं, बोले हम ईडी से आए। वो दुकान वाला अंदर जाता, बोलते 2 मिनट रुक जाओ। वो अंदर जाता है, गमछा गालता है गले में, बोलता है कल मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो बोलता अरे अरे हम लेट हो गए कल। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप तो अपने वाले निकले। अब उसमें दूसरा जोक बनेगा,
वो आएंगे कि हम इनकम टैक्स से आए हैं, बोलेगा अरे हमने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए। अच्छा अच्छा खरीद लिए क्या, ठीक है पहले खरीद लिए, चलो ठीक है, जमा कर दिए, हाँ हाँ पार्टी में जमा कर दिए, चलो भैया धन्यवाद। ये जोक होंगे, ये मीम्स होंगे अभी मार्केट में। अशोक भाई चलते चलते, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां का आपसे ही सबसे ऑथेंटिक मुझे समझ में आता है। जैसा खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर थोड़ी खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस की वो सीटें जिसमें कांग्रेस को लगता है वो अच्छा करेगी, उसको उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी चाहती है, वंचित वाले भी चाहते हैं, वो एक थोड़ी खींचतान है। और जैसा भाई मीडिया तो इस समय पूरी तरह से विपक्ष के अरे भाजपा के हाथ में वो दिखा रही कि नहीं नहीं सब बिखर जाएगा। आपको लगता है नहीं बिखरेगा कि अंत में नहीं नहीं सॉर्ट आउट बिखर, हो जाए? सारा ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, ऑलमोस्ट सेटल हो गया है। और एक दूसरे को देखिए, अभी वहां शरद पवार बैठे हैं, शरद पवार सबको समझा के चलेंगे, शरद पवार आला कमान को भी समझाएंगे, और शरद पवार सबसे कम सीटें शरद पवार ले रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिल रही है, अब मिलना भी चाहिए, सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं, उसके बाद कांग्रेस को दी जा रही है, उसके बाद शरद पवार रख रहे हैं। जब बड़ा भाई सबसे बड़ा उम्र में हो, यदि वही सबसे छोटी चीज अपने लिए रख लेता है, तो उसमें हाँ दो चार सीटों के लिए हो सकता है कि ये इस सीट पे मेरा उम्मीदवार, इस सीट पे मेरा उम्मीदवार। वहां जो आम्बेडकर है, कई बार मुझे डाउट भी आता है कि जो प्रकाश आम्बेडकर है ये ओएसी वैसे काम तो नहीं करता है। हाँ। क्योंकि कई बार मुझे वंचित का जो नेचर है कि पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हम चार लोग सात सात सीटों पे लड़ लेंगे, जी। तो ये हास्यास्पद था। अब उन्होंने वंचित को 2 सीटें और एक राजू शेट्टी को, ऐसे 3 सीटें छोड़ने का प्रयास किया है, और बाकी 45 सीटों में ये लोग आपस में बात बांट लेंगे, बाय एंड लार्ज ये तय हुआ है। अब ये 2 सीटें कौन सी, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, वो कौन सी चाहते हैं, वो कौन सी चाहते हैं। अच्छा, वंचित में अपने झगड़े अलग है वहां पे, तो वंचित ने पिछली बार भी जो भारी तादाद में बीजेपी, उसमें वंचित का सबसे बड़ा रोल था। ओएसी ने और आम्बेडकर को मुंह पे खून लगा दिया लगता है, इन दोनों ने मिलकर 14% वोट कैप्चर कर लिए थे। तो कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार औंधे मुंह गिर गए क्योंकि 14% वोट ये खा गए। तो वंचित यदि किसी का वोट बैंक खाएगा तो वो कांग्रेस का खाएगा। तो ये कई बार बीजेपी की मददगार ही साबित होते हैं, बीजेपी के नाम से गाली देना, जैसा ओएसी करते हैं, खूब बीजेपी को गाली देते हैं, और सारी काम मदद उनकी बीजेपी की ही करते हैं। ये अशोक भाई चलते चलते मैंने एक चेंज और देखा। संभव दो तीन पॉलिटिशियन ऐसे हैं, एक तो आपा नहीं खोते हैं वो, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इज एंजॉयिंग दिस। मतलब उनको जो एनडीए गठबंधन में मारपीट हो रही है, तो वो दूर से बैठ के देख रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या हालत अपनी नहीं कर ली। देखिए देखिए भाई, हम तो आनंद जी देखिए, मैं मराठी आदमी हूँ, मराठी अस्मिता है। यदि शिवसेना महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ओरिजिनल है जैसा कि बीजेपी कहती है, तो उनको कम से कम 22 सीटें तो मिलनी चाहिए मिनिमम। दूसरी तरफ अजित पवार जैसा ताकतवर नेता, जो शरद पवार को छोड़ के अपनी एनसीपी पूरी हाईजैक कर लिया, और वो भी एनसीपी ओरिजिनल एनसीपी है, तो पिछली बार उन्होंने 20-22 सीटें लड़ी थी, तो इस बार भी उनको 22 सीटें लड़नी चाहिए। अब प्रॉब्लम है, दोनों 22-22 सीटें लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए 4 सीटें बचेगी। बीजेपी खुद 30 सीट लड़ना चाहती है, तो 22-22, 44 और 30, ये हो गया 74 सीटें। अब 74 सीटों के लिए या तो हमको कर्नाटक तेलंगाना साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोवा जोड़ के भी 2 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक एक कोई प्रदेश क्लब करना पड़ेगा, तब जाके 74 हम दे पाएंगे। तो सारा झगड़ा उस 74 का है, उस 74 को दबा दबा के हम कैसा लाएंगे 48 पे, इसकी एक्सरसाइज चल रही है। अब भाई शिवसेना हमारी ओरिजिनल, तो फिर कितने सीट पे लड़ रहे हो, 6, 5? मुंबई कोणाची, शिवसेनेची। मुंबई में कितनी सीट, एक भी नहीं। तो एकनाथ शिंदे को भी अपनी शक्ल दिखानी है मराठी मतदाताओं को, सारा पेच वहां फंसा है।
क्या है, आप बस में लोगों को भरते समय ख्याल नहीं रखते कि अंदर सीटें नहीं है। आपको बड़ी खुशी हो गई कि दूसरे की बस खाली रह गई, हमने तो बस भर दी। अब बस चलने लगी तो अब सीटें मांग रहे हैं, ना उतार सकते हैं ना सीटें दे सकते हैं, तो लाट ठूसे चल रहे हैं अंदर। वही हालत हो गई इनकी। थैंक यू सो मच अशोक भाई। और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते हम सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन आके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे, क्योंकि अब उसमें भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मोदी जी के मन में क्या है। अब मोदी जी के मन में नहीं, पहले इलेक्शन कमीशन में तो कमिश्नर आने दो। 15 तारीख को तो मीटिंग रखी है। अब उस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होंगे, फिर वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यदि उन्होंने 15 तारीख को भी अनाउंस कर दिया, तो वो 16 तारीख को भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो ये 20 तारीख तक अनाउंस कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 20 तारीख तक हाँ तो चुनाव अनाउंस हो जाने चाहिए। चाहिए, अनलेस अनटिल मोदी जी के मन में कोई और बात हो, क्योंकि उनके मन में क्या है ये जरा अ, जानना जरा भाई मुश्किल है। देखिए, डर भयानक है चुनाव हारने का, डर भयानक है 270 पहुंचने का। तो 11th आवर पे क्या करेंगे कुछ पता नहीं, सही बात, सही क्योंकि बात। चुनाव में आमने सामने जाके हार जीत आती रहती है, जाती रहती है। ये सोच सिर्फ अटल जी में था। वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी अटल जी, अडवाणी जी, खुशबू ठाकरे जी, इस पीढ़ी के साथ वो चीजें चली गई। अभी मुझे चुनाव लड़ना है जीतने के लिए। या तो मैं चुनाव जीतूं, नहीं जीता तो मैं तोड़ फोड़ करके जीतूं। समय में तोड़ फोड़ नहीं कर पाया तो फिर चंडीगढ़ का मॉडल अपनाऊं। चंडीगढ़ का जी मॉडल भी केंद्र में अपनाया जा सकता है। 230 सीटें मिलने पे भी ये सरकार बना सकते हैं। और फिर अंदर हंगामा होगा, निष्कासन होगा, फिर वोट होगा, हो गया। 6 महीने के लिए अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, और फिर 6 महीने में लोग कोर्ट में जाएंगे, संविधान पीठ की स्थापना होगी, ये सारी बातें होगी। इसी के बीच हाँ में तोड़ फोड़ होगा कई लोगों को, और फिर अब की बार 370 पार का आवाज लगेगी। ये चंडीगढ़ मॉडल जो है, इसकी मुझे ज्यादा डर लग रहा है। थैंक यू अशोक भाई बात करने के लिए। और मेरे ख्याल में आने वाले हफ्ता भी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने में। धन्यवाद। थैंक यू।